न्यूज़ है। आखिरकार नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन हुकूमत साजी पर इतफाक हो गया। कई दिन की दौड़ धूप और कमेटियों की मुसलसल मीटिंग्स के बाद कल रात दोनों जमातों ने PDM-2 का ऐलान कर ही दिया। PDM-2 PDM-1 के बरक्स इस बार एक मुख्तलिफ किस्म का इतिहाद है। इसमें JUIF शामिल नहीं है। फिलहाल PDM-1 इतिहाद में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा थी, लेकिन इस बार कैबिनेट में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हो रही और सिर्फ आईनी ओहदे रखने जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स जैसे अहम ओहदे पीपल्स पार्टी को देने पर इतफाक हो गया है। PDM-1 ने तो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, लेकिन अब PDM-2 क्या करने जा रही है, इसका फैसला आइंदा चंद माह में बल्कि कुछ हफ्तों में ही जो चैलेंजेस नजर आ रहे हैं हो जाएगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत बनाने का ऐलान किया। उससे पहले कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद डेडलॉक हो रहा है, लेकिन बहरहाल एक मीटिंग हुई और उसके बाद फ़ौरन ऐलान भी हुआ। एक और मेंबर के बारे में भी बता दूं, MQM से आज हमने जो बात की है तो बहुत सारे मामलात उनको लग रहा है कि अभी तय होने वाले हैं, उन पे भी बातचीत जारी है। क्या कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने? लेट्स वॉच दैट। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। इसके लिए मैं प्रेसिडेंट जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें भरपूर ताउन किया। इंशाअल्लाह हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफक्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर मुंतखब करवाएंगे। मिलकर मुशावरत के साथ कदम बढ़ाएंगे। ये कोई सफर आसान नहीं, ये एक कांटों भरा सफर है। अगर हिम्मत जवां है तो इंशाअल्लाह हमारे नुमा पहाड़ों को भी अबूर करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए यकजा हुए हैं। देख लें उनका मजीद क्या कहना था। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं, जबकि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। उन्हें भी देखिए। जैसे आप सबको मालूम है कि जो जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे उनके पास हुकूमत बनाने के नंबर्स मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। वजीर आजम की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त तो यकजान दो कालिब का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातें एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ामात लगाती रही हैं। बिलावल भुट्टो इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि शेर गरीब आवाम का खून चूस देगा। उन्हें भी देखिए। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। हुकूमत अगर बनना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे इस पे इख्तलाफ होंगे। ये जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमा इंतखाबी मुहिम में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। उन्हें भी देखिए। मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। अलबत्ता मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई है जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। अंडर 19 का खिलाड़ी आया है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, और जहाँ से आए हैं वहाँ जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहाँ पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं।
बिलावल भुट्टो साहब को भी एक दफा फिर देखिए। PMLN के साथ अब ये जो इख्तलाफ है इलेक्शन तक ही है या आपको लगता है कि हो सकता है फिर एक कंबाइंड कैबिनेट आ जाए? मे बी यू विल बी फॉरेन मिनिस्टर अगेन इन दैट? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, जो कि हमने पहले जब इनके साथ चले तो एक नीयत के साथ, एक सोच के साथ चले। तो आई एम वेरी क्लियर कि अगर चाहे वो खान साहब की जमात हो या नून लीग की जमात हो, इन्होंने यही पुराना नफरत और तकसीम की सियासत करना है तो इसके साथ मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। अगर उन्होंने एक नई सियासत काम करना है तो मैं इत्तेहादी तो शायद ना बन सके, लेकिन इस कदम के साथ जरूर दे सकता हूँ। एक जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इत्तेहाद तश्कील दे दिया है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की आज़ाद अरकान भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मजमूई तौर पर 285 अरकान के हल्फनामे जमा करवाए हैं। सो इस वक्त नंबर गेम क्या बन रहा है हम उसको भी देख लेते हैं। इन हल्फनामों में कितने अरकान कौमी असम्बली और कितने सूबाई असम्बली के हैं, लेट्स हैव अ लुक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 86 अरकान कौमी असम्बली के हल्फनामे जमा करवाए। पंजाब असम्बली में 105 अरकान के हल्फनामे जमा करवाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85 और सिंध असम्बली के 8 अरकान के हल्फनामे जमा करवाए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर तारीख तक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ सकती है। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद पार्टी पॉलिसी के बगैर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हामिद साहब, अब तक की जो मालूमात हमारे पास हैं और जो मैंने दिखाई भी हैं, ये एक नंबर है, लेकिन क्योंकि असल में ये आपके पास जमा है हल्फनामे, सो एग्जैक्ट नंबर अगर आप हमें बता दें, कोई कमी पेशी है तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तक जो लेटेस्ट नंबर्स हैं उसके अंदर नेशनल असम्बली के अंदर 87 हमारे हलफनामे जमा करवाए जा चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, और पार्टी के एक्सेप्टेंस लेटर्स भी। 3 हमारे जो कैंडिडेट्स हैं चूँकि उनका रिज़ल्ट रोक लिया गया है, नोटिफिकेशन रोक लिया गया है, जिसमें एक मानसहरा का हल्का है और दीगर 2 हल्के हैं। तो ये हमारे, और लेकिन उनके भी हमने फॉर्म 45, 47 और 49 के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवा दिए हैं। सो दिस इज़ 90। और जो हमारे 4 अरकान हैं उनको हम इंडिपेंडेंट रख रहे हैं, क्योंकि उसके हवाला से, मुस्तकबिल के हवाला से एक पॉलिसी तय हुई है। तो इस लिहाज से हमारा 94 का जो फिगर है वो इस वक्त नेशनल असम्बली में मौजूद है। पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त आज़ाद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। किनको? वो मैं नाम शायद आपको डिस्क्लोज ना कर सकूं, लेकिन कल तक इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। लेकिन वो फॉर सम टेक्निकल रीजंस है जिनको हम रख रहे हैं, और वो एक हिकमत अमली के तहत है। उसका इंशाल्लाह कल वैसे भी जब उनके नाम डिस्क्लोज होंगे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाम सामने आएंगे तो तमाम लोगों को पता लग जाएगा। वो पॉलिसी जो है वो जाहिर है अभी, या उमर अयूब साहब? नहीं, मैं देखें ब्लैक एंड वाइट के अंदर तो भी क्लियर करने की पोजीशन में नहीं हूँ, बट इंशाल्लाह कल तक आपको पता लग जाएगा। एक का बता दें कि दोनों ही नहीं है या दोनों या एक हैं, कोई इतना तो बता दें, एक नाम। प्रिया बहन, मसला ये है कि देखें, जब आप ऑन ओथ किसी चीज़ के ऊपर होते हैं तो मेरा ख्याल है कि आई एम इन नो पोजीशन टू कंफर्म, लेकिन कल वैसे भी आपको पता लग ही जाना है जब इलेक्शन कमीशन से वो डिटेल सामने आएंगी। ये हम कह सकते हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो और ये सोचा गया हो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म की बजाय वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? नहीं, वो कैंडिडेचर की वजह से पार्टी ज्वाइनिंग नहीं रोकेगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। वो कुछ और रीजंस के ऊपर है, वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है। ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कैंडिडेचर। जी ओके, सो फ्यूचर प्लानिंग अगर है साहबजादा साहब, तो ये बड़ी गलती हुई है कि रिजर्व सीट्स जमा ही नहीं कराई। आपने लिस्ट जमा नहीं करवाई थी? अच्छा, नहीं, उसके अंदर मैं बहन आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखें, जब भी आप किसी अलायंस के अंदर जाते हैं तो अलायंस की तरफ से एक लिस्ट जमा करवाई जाती है जो कि एक ही लिस्ट होती है। जिस तरह MMA के टाइम के ऊपर भी जब वो एक अलायंस था तो उसमें शामिल तमाम जमातों ने अपनी अलहदा लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, बल्कि एक ही लिस्ट जमा करवाई थी।
अभी भी चूँकि इंतखाबात का ऐलान होने से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और मजलिस वहदत मुस्लिमीन और एज अ मेजर अलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद हो चुका था, तो जो लिस्ट हमने जमा करवाई थी वो अकॉर्डिंगली करवाई थी और उसके अंदर तमाम कानूनी ज़ाब्तों को पूरा किया गया था और वो तीनों पार्टीज़ की तरफ से मुश्तरका लिस्ट थी। अब उसके अंदर देखें, मैं एक टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बयान कर देता हूँ, वो ये है कि एक स्पेसिफिक डेट दी गई थी कि इस डेट से पहले पहले आप अपनी ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से लिस्ट जमा करवा दें और उस डेट से पहले पहले हमारी तरफ से वो लिस्ट जमा करवा दी गई। अब उस डेट तक हमारे पास हमारा बल्ले का निशान सिंबल मौजूद था, तो इस लिहाज से टेक्निकली हमने उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। अब उस डेट के गुजरने के बाद बल्ले के निशान को जब उड़ाया गया तो वो लिस्ट तो उसी जगह पर स्टैंड कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पोलिंग स्टेशन के ऊपर जब 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो जाता है तो जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं और जब पोलिंग स्टेशन का गेट बंद कर दिया जाता है तो जो अंदर दाखिल होने वाले लोग हैं वो वोट डालते हैं और वोट डालना उनका हक होता है, लेकिन जो उस वक्त उस गेट से बाहर रह जाते हैं वो 5 बजे के बाद एंटर नहीं हो सकते। तो जब हमने वो लिस्ट जमा करवाई थी तो वो हमने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया था और वो अलायंस की तरफ से जमा करवाई गई थी। तो इंशाल्लाह इसी ग्राउंड्स के ऊपर हम अपनी नशिस्तें खवातीन के हवाला से भी और अकलियतों के हवाला से भी वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। कि रिलीफ मिल जाएगा आपको, कंसिडरिंग कि काफ़ी मुश्किलात में रही है पीटीआई, इवन बल्ला छिन जाने पे बहुत सारे कानूनदान काफ़ी इसके ऊपर हैरान हुए। सो एक्सपेक्ट एनीथिंग, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ना मिले आपको ये हक। यस जी, आप बिल्कुल मौजूदा इलेक्शन कमीशन से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग और एक वक्त या एक स्टेज आती है जब आपको बहरहाल अपने फैसलों को रिव्यू भी करना पड़ता है और अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी को मद्देनज़र भी रखना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया जो जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, जिस तरीके से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया और फिर जिस तरीके से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जीती हुई सीटों को 50-50 हज़ार की लीड को जिस तरीके से ख़त्म करके हारे हुए कैंडिडेट्स को वहां पर जितवाया गया, तो मेरा ख्याल है कि अब इसको एक ब्रेक लगनी चाहिए और हमें हमारी मखसूस एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पंजाब में पीटीआई के 5 आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो चुके हैं। आईपीपी में भी 3 उम्मीदवार गए जो कि ज़ाहिर है उनके साथ अलायंस ही होगा, लग ये रहा है, लेकिन फिर 2 उम्मीदवारों की वापसी की खबरें भी आई हैं। क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट लिस्ट है कितने लोग पीएमएलएन में जा चुके हैं पंजाब में, वो तो कह रहे हैं हमारी 3rd-4th मेजॉरिटी होने जा रही है, 3/4 नहीं था, 3rd-4th तो कोई मेजॉरिटी नहीं होने जा रही। पंजाब के अंदर भी हम मेजॉरिटी के अंदर हैं, चूंकि पूरे मीडिया का और तमाम पार्टीज़ का फोकस नेशनल असम्बली के ऊपर था, जिसकी वजह से प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर होने वाली धांधली उस तरीके से मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं हो सकी या उन्हें नहीं किया जा सका। पंजाब असम्बली के अंदर भी जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन का मुतअस्सिबाना रवैया भी आपके सामने है और फिर जिस तरीके से रिजल्ट्स तब्दील किए गए वो तमाम चीज़ें भी आपके सामने हैं। लेकिन आज की डेट तक अभी तक हम पंजाब असम्बली में 107 उम्मीदवारान के जो बयान हल्फी हैं और पार्टी एक्सेप्टेंस लेटर्स हैं वो जमा करवा चुके हैं पंजाब असम्बली। ये कह रहे हैं कि लिस्ट वही होगी हामिद रज़ा साहब जो कि पीटीआई ने दी है माइनॉरिटीज़ की और ख़वातीन की, उसमें से आएंगे मेंबर नेशनल असेंबली? बिल्कुल, या आपकी भी इनपुट होगी? इसलिए कि वो लिस्ट नहीं, हम तो अपने तौर पर अब जाहिर है एक जमात के तौर पर तमाम लोगों ने शमूलियत उसके अंदर इख्तियार की है और ये राइट आपको आईन पाकिस्तान देता है और इलेक्शन एक्ट आपको देता है, उसकी बुनियाद के ऊपर भी हम क्लेम करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा मैंने जो आपको टेक्निकल बात बताई कि वो भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट थी वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की लिस्ट नहीं थी, वो तमाम एलाइड फोर्सेज की मुश्तरका लिस्ट थी। तो हमारे पास ये 2 बहुत सॉलिड ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब ब्रेक पे जाना है। शौकत बसरा साहब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। आज बड़े इंटरेस्टिंग इनका मुकालमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन आई थिंक आप उससे बात नहीं कर सकते बसरा साहब। कर सकता हूँ। कर सकते हैं? अच्छा चले, विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड
वेलकम बैक। इंतखाबात को कल अदम करार देने से मुतालिक दायर की जाने वाली दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली जान की अदालत में अदम पेशी की बिना पर उन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। दरख्वास्त गुजार अली खान गुज़िश्ता समाअत की तरह आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। आज की समाअत में क्या क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अली खान के घर पुलिस भी गई और वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा, मगर वो घर पर नहीं थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अली खान हैं कौन, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि साबिक ब्रिगेडियर है जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की ईमेल अदालत में पढ़कर सुनाई, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है। अली खान ने लिखा कि बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अजीब बात है, दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। एक जानिब मुल्क में ट्विटर बंद किया जा रहा है तो दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर धांधली केस को भी बंद कर दिया गया। आम इंतखाबात पर कमिश्नर रावलपिंडी समेत कई रहनुमाओं ने धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। देख लें मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इस इलेक्शन के बारे में क्या क्या कह चुके हैं। इन नताइज को हम कबूल नहीं करते। ठप्पा माफिया, कब्जा माफिया, आरओ इलेक्शन कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, नताइज कलअदम करे, फॉर्म 45 मंगवा। चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहती हूँ बार बार कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक बना दिया। आर्टिकल 218 क्लॉज 3 चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं ना कितनी शफाफ इलेक्शनें हुई हैं। इतनी बड़ी इस पैमाने पे अगर चोरियां हो जाएं तो 3 लोगों को जरूर जागना चाहिए। एक आइन को, दस्तूर को अगर वो जिंदा है और उसके अंदर से सुओ मोटो नोटिस निकलना चाहिए। इलेक्शन में धांधली के हवाले से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शौकत बसरा ने आम इंतखाबात को झरलू इलेक्शन करार दिया है। उन्हें भी देखिए। ये झुरलू फ्रॉड इलेक्शन था। ये पाकिस्तान की कौम के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। मेरा हल्का NA 163 भावलनगर 4 हरुणाबाद फोडाबाज, अवाम ने मुझे 1 लाख के करीब वोट दिए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून, तीसरे नंबर पे इजाजुल हक जिसके वोट 58,822 हैं। आज भी ये लोग लुट्टो और फुट्टो की तरह वो माले गनीमत को लूट रहे हैं। तेरा अब्बा सदर, तेरा अब्बा वजीर आजम, तेरी बेटी वजीर आला, और अंदाजा करें जो शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो इलेक्शन ही नहीं जीता। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जीता। इंशाल्लाह जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, एक तो आज आपको अदालत ने खास कह दिया कि आपने उस जो आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उस पर बात नहीं करना। सो आई विल रिक्वेस्ट, आई विल सजेस्ट कि ना ही करें बात, लेकिन आपने क्या करना चाहते हैं। ये जो इलेक्शन है ना जिसमें सब लोग आपने सुनाया, ये मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स था। मैंने भी 4-5 इलेक्शन खुद लड़े हैं। देखिए आपके हल्के NA 163 से इजाजुल हक जीते हैं और ये नहीं जीती। और इजाजुल देखें, ये डिसाइड हो गया था किसको कहाँ सीट देनी है, कौन सी सीट छीननी है। हमारे मॉडल बड़ा डिफरेंट है। आप मेरा पहले तो मैं अपने हल्के की जो बात शुरू कर ली। मेरा हल्का फ्री है। कहा जाता था ना कि PTI का वोट यहाँ पे मौजूद है GT रोड पे, बड़े शहरों में। साउथ पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है बहावलनगर, तहसील हारूनाबाद, तहसील फोडाबाद, और हमसे बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर 15 किलोमीटर बॉर्डर दूर है हमारे से। टोटल दही इलाका है। शौकत बसरा के सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन रहते थे। आपको पता जिस तरह छोड़ दें जो पहले होता रहा हमारे साथ, पार्टी तोड़ दी गई, निशान ले लिया गया, किसी को जूता, मुझे मोर निशान मिला। उसके बाद शौकत बसरा मोर का था, बाकी तो सॉरी बाकी दोनों क्या थे, जो दूसरे मेरे विंग्स थे। एक मेरा विंग जो था, जो दूसरे दो कंपटीटर थे जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी साथ प्रोविंशियल एक का था अपना बगला और एक का था बोतल। वैसे की बात बताऊं, मेरा पहला जो जब मेरे और मिसेस के कागज बगला तो आपका उड़ गया। वैसे बगला उड़ गया, और जो उड़ेगा ना, यकीन माने उड़ के PM लाइन में चला गया, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जो खान से गद्दारी करेगा, यहाँ परवेज खटक जैसे, महमूद खान जैसे, उस्मान बुजदार जैसे बड़े बड़े नाम आप देख लें। MN MP तो क्या उनकी फ्रिया टिकट आपने दिलवाई थी उनको। हाँ, टिकट आपने दिलवाई थी। देखिए मैं फिर आपको कहूँ, दिलवाई थी। मैं पुराना वो कैंडिडेट था, क्यों नहीं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो मेरा विंग था। और आज उसकी हालत ये है कि अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद लोग कहते थे इसके हाथ में लाइन नहीं है MPA बनने की। वो बंदा इमरान खान की वजह से, ज़ाहिर अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई, इमरान खान की वजह से वो MPA बन गया। आज हालत ये है
मैंने उसको कह दिया है कि पार्टी फौरी रिजाइन करे, पूरे हमारे हल्के में एजिटेशन हो रही है और फौरी अगर नून लीग में ज्वाइन किया। कैसे कहा आपने? मैंने तो सुना वो फोन ही नहीं उठा रहे आप। नहीं, मैं जाहिर है वो आया था, एक वीडियो पैगाम मैंने दिया था। वो कब दिया था? जब अभी उसने ज्वाइन नहीं किया था, ना मेरा फ़ोन सुन रहा था, ना पार्टी हमारे सदर का फ़ोन सुन रहा था। फिर मैंने वीडियो पैगाम दिया और उसको क्वेश्चन किया कि अगर तुमने ये काम किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आज जो वीडियो पैगाम मैंने दिया है, मैंने कहा फिल फॉर मुस्ताफ़ी होकर मुस्लिम लीग नून से आए ना इलेक्शन लड़े, इसकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। अब बात दरमियान में रहेगी प्रिया, हमारे कैंडिडेट वहाँ पे थे शौकत बसरा पीटीआई से, मुस्लिम लीग से नूरुल हसन तनवीर एक्स MNA है वो, और इजाजुल हक, ये आमर डिक्टेटर जो ज़ियाउल हक था उसका बेटा है। और एक सीट के लिए खाक चीनता जानता फिर रहा है हमारे हल्के की। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके चैनल पे उसको बुलाएं, फेस टू फेस मेरे से प्रोग्राम कर ले, किसी चैनल पे, किसी अदालत में, किसी जगह पे। मैंने वैसे एक वीडियो पैगाम जारी किया था कि आ जाओ इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब, फॉर्म 45 ये मेरे पास पड़े हैं, 349। इजाजुल हक साहब के साथ बात करना चाहते हैं, हमने कोशिश की थी। आप इजाजुल हक को कहें, नहीं आपको सामने भी आ जाइए, फ़ोन पे ले लें उनको। वो 40,000 वोटों से मेरे से आ रहा है और सेकंड नंबर पे मुस्लिम लीग नून वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन स्टे लिया फ्रिया, हुआ क्या उसके अंदर? आप कह रहे हैं इजाजुल हक साहब नंबर 3 है? 3 नंबर पे आप ऐसे करें ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरे नंबर पे मैं खुद मार रहा हूँ। क्योंकि इजाजुल साहब अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको मैं फ्रिया आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ, आपके प्रोग्राम में आके फॉर्म 45 दिखा दे, शौकत बसरा अपनी हार मान लेगा। अच्छा, इलेक्शन में बड़ा स्टेक पाकिस्तान का ये है कि आपकी एक नस्ल, आपकी एक लोग जो आपकी अमानत, कितनी बड़ी मुकद्दस अमानत है, वोट आपको देते हैं, पता ये चले कि आपके वोट जो 50,000 से बंदा जीता हुआ है किसी और को जितवा दिया गया, इससे बड़ा स्टेक क्या होगा? राइट। अगर इजाजत दें, राना एहसान अफजल खान यहाँ पे मौजूद है। राना साहब, एक तो मेरा सवाल ये कि अगर आप कॉन्टेस्ट कर रहे होते तो जीत जाते। अभी ये तो सब फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं जरूर अपनी सीट निकालता। आपके सवाल का यही जवाब है। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर मुझे मिलता तो आई एम प्रीटी श्योर आई वुड हैव वन। सो PMLN ये जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इनफैक्ट पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है खासतौर पर नेशनल असेंबली में, उसकी क्या एक वजह ये भी रही है कि टिकट सही तरीके से नहीं दिए गए लोगों को? 17 सीटें जीती हैं, 17 सीटें। देखिए, डेफिनेटली इसमें टिकटिंग का प्रोसेस भी एक वजह बनता है, और ये तो देखें साबित हो गया कि जब भी जो नए एंट्रेंट्स होते हैं पार्टी के, उनको टिकट दिया जाता है तो वो फिर मुश्किल ही सीट निकालते हैं। तो ये अब तो ये दिस इज द थर्ड टाइम कि इसको टेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात थी जिसके लिए पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होगी। यहाँ अगर आप मुझे इजाजत दें, देखें शौकत बसरा साहब का जो हल्का है NA 163, अगर इसी की शौकत बसरा साहब की बात मान ली जाए कि वहां धांधली हुई है, तो वो धांधली तो फिर PMLN के साथ भी हुई है, और उसके अफेक्टिव तो फिर तनवीर साहब भी हुए जिसको ये कह रहे हैं कि नंबर 2 पे आए। तो इसका क्या मतलब है? देखें, इसका सोल्यूशन क्या है? PMLN ने तो नहीं इलेक्शन कंडक्ट कराए, ना पीपल्स पार्टी ने कराए, ना ये जो इंडिपेंडेंट बैक कैंडिडेट्स हैं। अब जहां ये जीत गए वहां धांधली नहीं है, जहां पीपल्स पार्टी जीत गई वहां धांधली नहीं है, जहां कराची में पीपल्स पार्टी हार गई वहां धांधली है, जहां MQM जीत गई वहां धांधली नहीं है, जहां हार गई वहां धांधली, और सेम गोज ऑल अक्रॉस। तो अब मेरे नजदीक 2018 का इलेक्शन जो है वो बदतरीन धांधली आपके हल्के से बाय द वे जीते हैं हामिद रजा साहब, मैंने कही भी साथ ही हम जी बिल्कुल हामिद। तो इसका अब देखें, अब इसका हल क्या है? अब ये जो मर्जी कहते रहे शौकत बसरा साहब, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इनका हल्का ये साबित कर रहा है कि PMLN के साथ भी धांधली। दूसरा, अब जो मर्जी क्लेम हो किसी का, वो कहे कि जी 50,000 की लीड थी और उसको 10,000 में हार में तब्दील कर दिया गया, वो साबित किसने करना है? वो क्या फरिया हदीस के टॉक शो में साबित होना है? यहाँ नहीं साबित होना। वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान की साख को खराब करके, तबाह करके साबित होना है, वहां भी नहीं साबित होना। ये साबित जो है, यू आर सच एन एजुकेटेड पर्सन, बहुत आप नफीस सियासतदान हैं, पर you of all people, how can you undermine this? कि अगर एक डिस्क्रिपेंसी है मीडिया पे, मैंने खुद का, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट करने से ये समझना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत ही डिक्टेटोरियल किस्म का एटीट्यूड है कि जो मर्जी कर लो, इंटरनेशनली बोल लो, नेशनली बोलो, कुछ नहीं होगा। ये आपको नहीं सूट करता ये एटीट्यूड। नहीं, मैं फरिया ये कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप जो मर्जी यहाँ फॉर्म 45 आप लहरा दें, वहां दूसरी जमात का बंदा, जो भी जमात का, वो भी फॉर्म 45
ले आएगा, वो कहेगा मेरे ये फॉर्म 45 है, आप कहेंगे इसके फॉर्म 45। अगर अप्रोप्रिएट फोरम हो तो आई एम श्योर हम फॉर्म 45 को कंटेस्टली बता सकते हैं। लेट मी क्लोज दिस सब्जेक्ट। देखें, ये कहाँ डिसाइड होना है, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होगा। अगर वहां से आपको लगता है आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, फिर अदालतों में होगा। अब यही वो दो इदारे हैं जो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है, अदलिया भी इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। अगर हम कोई कमीशन बैठा दें तो वो कहेंगे ये कमीशन जो है ये हमारी पार्टी का मुतालबा में मैं बताता हूं। तो जो सोल्यूशन है आप उस तरफ जाएं। आप बिल्कुल शोर मचाना चाहते हैं आप मिलाएं, लेकिन हमारा जवाब बार बार यही होगा कि भाई हमने तो नहीं इलेक्शन कराए। भाई जहां आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारे हैं वहां से जाएं और इंसाफ ले लें। अगर आप सही है, आपकी एविडेंस है, तो आपको इंसाफ मिल जाना चाहिए। अगर आपका जो क्लेम है वो बोगस है तो फिर मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। तो ये इसके अलावा अब और क्या करें? सड़कें बंद कर दें, मुल्क को यहाँ आगे चलने से रोक दिया जाए, यही है ना। आप जो सोल्यूशन है वो यही सोल्यूशन है। राइट मैं आपको मौका देती हूँ, बट लेट मी गो टू हामिद रजा साहब। हामिद रजा साहब, आपकी ट्वीट्स भी मेरे सामने मौजूद हैं। खासतौर पे आपने जिक्र किया, मैं अपने ऊपर, अपनी जमात के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करता हूँ। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन क्रिटिसाइज तो किया गया। कल आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने भी खासतौर पे आपकी जमात का भी नाम लिया गया, और पहले क्योंकि एक और जमात का नाम था, फिर आपकी जमात का नाम था, जिसको आपके ख्याल से कितना असर पड़ेगा इस तमाम क्रिटिसिज्म का उन लोगों को जो ज्वाइन कर रहे हैं आपको? फ्रिया बहन, एक चीज़ तो मैं पहले आपको अर्ज़ कर दूं। देखें, अभी मैं आपसे पहले मैं एक और प्रोग्राम में था और वहाँ पर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब भी मौजूद थे, और वो फरमा रहे थे कि उनके साथ धांधली हुई है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये क्लेम है कि उनके साथ धांधली हुई है, हमारा ये क्लेम है उनके साथ धांधली हुई है, तो हमने तो एक आसान रास्ता इख्तियार किया कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया। अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के साथी अपने हलके में हारें तो धांधली है, और अगर कमिश्नर रावलपिंडी ये कहे कि धांधली करवाई गई है तो फिर कमिश्नर रावलपिंडी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है लियाकत चड्ढा साहब का। यानी ये दो दोगलापन है, इसके ऊपर भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरी बात, इसी इलेक्शन प्रोसेस में आप विक्टोरियस हैं, आप जीते हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी जीतने की वजह क्या हुई? मेरी जीतने की वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, मेरे ख़ानदान का ये 7वां 8वां इलेक्शन था, हमें पता था रिजल्ट कैसे लेना है। मैं आपको एक बड़ी नोटोरियस चीज़ बताता हूँ कि जब हम वहाँ पर अपने आरओ साहब के ऑफिस में मौजूद थे, तो वो तो रात 9:30 बजे वहाँ से चले गए, और फिर वो अगले दिन तक तशरीफ़ ही वापस नहीं लाए। आरओ ऑफिस में आरओ साहब मौजूद नहीं थे, और इलेक्शन कमीशन का जो भी अमला या जो भी लोग बैठे थे, हमें कोई जो मेरी लीड चल रही थी उसमें हमें कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले कि गड़बड़ हो रही है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी लीड जो थी वो जिस वक्त 41,000 क्रॉस हो रही थी, तो ईसीपी के वेबसाइट के ऊपर वो 31,000 आना शुरू हो गई। अब मैं आपको कहता हूं कि आप मेरा फॉर्म 47 भी निकलवा लें, फॉर्म 49 भी निकलवा लें। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वहां पर शकील शाहिद साहब, आउट ऑफ नोवेयर उनका 7,000 वोट कर दिया गया, और जब फॉर्म 49 के अंदर दोबारा फॉर्म 45 को काउंट किया गया, पोस्टल बैलेट काउंट किए गए, तो वो 7,000 में से 6,000 वोट मेरा निकला, और वो दोबारा मेरे अंदर डालने के बाद उस रिजल्ट को क्लियर किया गया। यानी मेरी वो लीड जो 37,000 पे कंक्लूड की गई थी, वो दोबारा 43-44,000 पे पहुंच गई। ये 6-7 हज़ार का डिफरेंस कोई छोटा डिफरेंस नहीं होता। हम लोगों ने चूंकि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, हमें पता था कैसे मैनिपुलेशन होनी है, हमने उन चीज़ों को बर वक्त वहां पर पहुंच के पुरअमन तरीके से, आईनी कानूनी तरीके से। राइट, तो आप कह रहे हैं कि डिस्पाइट रिगिंग आप मैनेज कर सके इलेक्शन विक्ट्री। सो इसी तरीके से अगर बाकी लोग इलेक्शन, बहुत सारे लोगों ने मैनेज किया फ्रिया मैन, बहुत सारे लोगों ने मैनेज किया। हमारे 94 कैंडिडेट्स हैं नेशनल असेंबली के अंदर जिन्होंने विन किया और उन्होंने मैनेज किया। जाहिर है उनमें से कुछ क्लोज कॉल्स भी थी, फैसलाबाद के कुछ हल्के थे जो क्लोज कॉल्स थी, कुछ हमारी बहुत ज़्यादा लीड के एरियाज थे। जाहिर है वहाँ पर कैंडिडेट्स मैच्योर थे, समझदार थे, वो उनके ख़ानदान इलेक्शन लड़ते चले आ रहे थे। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम आया जहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स नए थे या इमेच्योर थे, तो उन्हें वो इलेक्शन डे पे जो जहाँ पर जो कुछ होना था उन चीज़ों
का शायद इदराक नहीं था जिसकी वजह से ये मामला पेश आए। राइट, मुझे ब्रेक पे जाना है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे मरियम नवाज के बारे में भी। आज एक तो मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, दे आर नॉट इलेक्टेड। आज तो अब तो वज़ीर आला पंजाब नॉमिनेटेड है। सब इलेक्शन हारे हुए लोग हैं। आप हारे हुए लोगों को किसी को वज़ीर आज़म बना दें, किसी को वज़ीर आला बना दें, तो आप क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं? ये सिस्टम चल जाएगा, ये अनारकी और फैलेगी, ये महंगाई होगी और मैं अपना अफरा तफरी इस हद तक चली जाएगी। ये सो कॉल तरह का जो एक ढांचा खड़ा करना चाहते हैं ना, वही लुटो और फुटो वाला, माले गनीमत लूटा जा रहा है, तेरा अब्बा, मैंने वह भी कहा था। यानी कि आप अपने अभी शॉर्ट चलाए थे ना इनका स्टार्ट में, आप इनके लोग यकीन माने फ्री। आपको कह रहे हैं हमने दावत देते रहे हैं, आप लोगों ने बात नहीं की। कर लेते हैं, क्यों बात करें? हमारे पास 180 सीट्स मौजूद है। हमारी सीट, अच्छा आप ऐसे करें ना, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, ये हमारी सीट से हमें वापस करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। अभी मैं बात सुन रहा था, राना साहब की छोटा भाई है, इस साथ भी मर ना जाए कोई, वो जब इलेक्शन कमीशन चले जाएं, जो फलां जगह चले जाएं। आज 12वां दिन है, हमारे सब लोग हर फोरम पे जाके अपने फॉर्म 45 लेकर आए, अभी तक वो ऑर्डर पे तैयार हो रहे हैं। इनके जो फॉर्म 45 है ना वो, अच्छा मुझे बात बता, मेरे हल्के में राइट JUI भी लड़ रही थी, जमात इस्लामी भी लड़ रही थी, लब्बैक भी लड़ रही थी, सबके पास वो 45 फॉर्म, इनके पास 45 फॉर्म कहाँ चले गए? राइट, एक ब्रेक पे जाना है, we're going on a break, we'll be right back. एंड वेलकम बैक। राजा हमारे पास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम चाहते थोड़ा सा हमें लीगल पर्सपेक्टिव भी आ जाए इसके ऊपर, इंडिपेंडेंट। PTI के लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करे हैं। इलेक्शन से पहले सुन्नी काउंसिल ने कोई मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई, PTI ने करवाई है। और अभी हामिद रजा साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि उस वक्त बल्ला मौजूद था जब ये लिस्ट जमा करवाई गई थी। सो अब क्या इनको मिल जाएंगी रिजर्व सीट्स या इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लीगल बैटल? देखिए जी, इसमें दो इश्यूज हैं। पहले तो जो अभी से आपके वक्फे से पहले बात हो रही थी, जो रिगिंग की बात हो रही है, फरिया, आई हैव बीन कंडक्टिंग के ये इलेक्शन पिटीशंस पिछले 3-4 इलेक्शन से मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस मेरे पास 10-12 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं। और ये एक पहला मुनफरिद इलेक्शन है कि जिसमें हम पहले तो जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स देखते थे वो 2 पार्टीज के दरमियान होता था कि जी इसने मेरे वोटर्स को तंग किया, मेरा कुर्सियां उठा ली, कैंप उठा के ले गए, ये हो गया, वोट छीने। लेकिन इस दफा अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो 99% केसेस ऐसे हैं जिससे कि जो जिनको हरवाया गया है उनका ग्रीवेंस है RO के साथ, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ है कि जी इसने मुझे हरवाया है। और ये परसों जब मैं इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ तो मैंने बात की, जनाब आप लोग भी ये सुनते रहे, इलेक्शन डिस्प्यूट्स देखते रहे, इस दफा ये कोई नहीं कह रहा कि जी JUI वाला कह रहा है कि जी मुझे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने ये कर दिया, या पीपल्स पार्टी वाला कह रहा है PTI के कैंडिडेट ने ये किया। ये क्या वजह है कि तमाम का तमाम जो डिस्प्यूट है ये जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर से। और यही वो इशू है कि जिसकी अप्रीहेंशन पहले की गई थी और कहा गया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको आप इंतजामिया से ना लीजिए और अदलिया से ले ले। सो ये चीज जो पॉपअप करके आई है और इसमें जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो फॉर्म 45 के आ रहे हैं। अब मैं आलिया हमजा का केस कर रहा हूँ, मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस कर रहा हूँ जिसमें चागी से चेयरमैन सेनेट को जितवाया गया है, और काफी सारे केसेस हैं। इन तमाम केसेस में जब हम अदालत के सामने जाते हैं और हम उनके सामने रखते हैं, इलेक्शन कमीशन जिसको ये आईन में भी इख्तियार दिया है 218(3) में सेक्शन 4, 8, 9 इलेक्शन एक्ट का, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतनी तादाद में इलेक्शन पिटीशंस आई हैं, और आप रिकॉर्ड में देख लें कि अगर 500 पिटीशंस हैं, अभी तक एक का फैसला नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उनको किस चीज का इख्तियार है? और जो इलेक्शन का अमला है वो जब इलेक्शन करा रहा है तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अब ये जो सादिक सिंजानी साहब का इलेक्शन है इसमें DRO खुद लिख रहा है कि जी इन पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग होनी हो, और वो इलेक्शन कमीशन को कह रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब हैरान है कि जी हम क्या करें। तो ये बड़े राइट। सो जो आज हमने देखा इलेक्शन धांधली की बुनियाद पर जो एक समाअत थी चीफ जस्टिस के सामने, वो तो अब वापस हो गई है। कोई और फोरम, कौन सा फोरम अप्रोप्रिएट फोरम है आपकी नजर में?
देखिए जी, इसका अप्रोप्रिएट फोरम मैं तो इनिशियली समझता हूं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए, एक लार्जर बेंच बनना चाहिए, रादर फुल कोर्ट बनना चाहिए, और ये तमाम चीजों को स्टार्टिंग फ्रॉम प्री पोल, पोलिंग डे एंड आफ्टर पोल, ये तीनों चीजों को, और पर्टिकुलरली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं लाइक कमिश्नर रावलपिंडी की या एक दो और भी हैं, इनको अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट जो सो मोटर लेता है आर्टिकल 184(3) में, वो कहता है कि जी के जो पाकिस्तान के सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट की बात हो। यहाँ तो 12-14 करोड़ जो सिटीजन हैं उनका फंडामेंटल राइट है। हमारी पार्टी ये कह चुकी है कि चूंकि जैसे ही कमिश्नर साहब ने इल्जामात लगाए चट्टा साहब ने, उनमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब का भी नाम लिया है। हमारा ये मुतालबा है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, चीफ जस्टिस साहब उसमें ना बैठे, जो अभी राजा आमिर अब्बास, जो राजा आमिर साहब, ताकि वो बजाय इसके कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें, जनाब आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं, फिर 6 महीने साल ना हो। जी कर ले अगर इजाजत है हामिद रजा साहब, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर मुसलसल एक बात चलती रही है आपकी जमात के हवाले से, सो मैंने कहा आपसे डायरेक्ट ही पूछ लूँ। 2012 की पाकिस्तानी अखबारों की खबरें हैं, अब कटिंग्स हैं, अब आई कैन नॉट वेरीफाई देम, लेकिन वो कह रही हैं कि 2009 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को $36,607 मिले थे। अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें। हाँ देखिए, ये उस वक्त चूंकि आपके इल्म है कि तालिबान के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ सामने आई थी, तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को प्रोपोगेट किया था और उसके ऊपर हमने अमेरिकन एम्बेसी को उस वक्त के चेयरमैन मेरे वालिद की तरफ से और साबिक़ वफाकी वज़ीर हाजी हनीफ तैयब साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उस वक्त, उनकी तरफ से अमेरिकन एम्बेसी को बाकायदा तौर पर एड्रेस किया गया था, जिसके बाद उसकी क्लैरिफिकेशन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से और दूसरी जगहों से आ गई थी। तो $36,000 फरिया बीबी, ये उस वक्त शायद को 20-22 लाख रुपया बनता हो आज जिस टाइम की आप बात कर रही हैं। और वो जितने भी लेटर्स जो हमने डायरेक्ट अमेरिकन एम्बेसी को एड्रेस किए थे और उसके अंदर वो फिर हमने वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट में एड्रेस किए थे, वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये मेरा ख्याल है हम जो रजी नामा में रजी दादा साहब हैं उनको हम 1 अरब रुपए का हरजाने का नोटिस भेज रहे हैं। वो जिस तरह खुद लाखों रुपए के पैसे अपने जेबों में डाल के तो वो नून लीग के हक के अंदर वो जो इस किस्म के वीलॉग करते हैं, ये जब 1 अरब रुपया उन्हें देना पड़ेगा तो लग पता जाएगा इंशाल्लाह उन्हें। ये मजाक है कि पाकिस्तान के अंदर किसी पे उठा के कोई इल्जाम लगा दिया जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टू यू राना साहब, क्या चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू यू, लार्जर कोर्ट हो, फुल कोर्ट हो मगर चीफ जस्टिस ना हो, आपके ख्याल से ये एक अच्छी डिमांड है? ये देखिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मेंबर्स हैं, जस्टिसेस हैं, अगर वो लेना चाहें वो मोटो तो ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, मैं इसको रद्द नहीं करूंगा, लेकिन ये उनकी मर्जी है, उनका इंडिपेंडेंट माइंड है। So my last question was कि आप किस तरह आ रहे हैं? प्रिया, इतना बड़ा डाका वोटों पे पड़ा है, इससे बड़ा और अहम केस क्या हो सकता है कि जो फैसला पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, जो पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदल सकता है, उसमें इतना बड़ा तो उन्होंने डिसाइड करना है। सो राना साहब, आपको हम प्रोविंशियल कैबिनेट में देख रहे हैं या हम आपको वफाकी कैबिनेट में देख रहे हैं? उधर तो आपको बुला लेंगे या वहां पे भी वही होगा टिकट वाला, क्या ख्याल है? देखिए, ये तो पार्टी लीडरशिप जो बेहतर फैसला करेगी, लेट्स सी। घबराए नहीं, ये कोई भी नहीं बचेगा, सब कोई वजीर बन जाएगा, कोई एडवाइजर बन जाएगा। यहाँ पे ये पाकिस्तान में काम ही हो रहा है, कोई नहीं। आप देखो 100 सीट को कैबिनेट होगी, ये सिर्फ प्रोग्राम लुट्टो और पुट्टो वाला प्रोग्राम है। अल्लाह हाफिज।